अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुद आप सब ठीक होंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने इम्पेचमेंट के टॉपिक्स में कुछ चीज़ें देखी थी। आज हम मज़ीद इस चीज़ को देखेंगे। बेसिकली न्यू टॉपिक जो आज हमारे पास है वो है प्लेज। ठीक है। आपको बस एग्जामिनर समटाइम्स पूछता है कि जी पेमेंट क्या है, प्लेज क्या है, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड प्लेज। तो उसी चीज़ को आज हम देखेंगे। बेटा प्लेज का मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से लोन लेता है और उसके बदले में अपनी कोई चीज़ एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखवाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेज। जस्ट लाइक मॉर्गेज। दोबारा सुन लीजिएगा, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से कोई लोन लेता है और उसके बदले में कोई प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखवाता है, उसको हम कहते हैं प्लेज। ठीक है। तो ये जस्ट लाइक मॉर्गेज होता है। अच्छा। ये जिस पे जो है वो क्रेडिटर और डेबिटर होता है। यानी क्रेडिटर जो है वो पैसे देता है और डेबिटर उसके बदले में कोई ना कोई जो है वो चीज़ अपनी उसके पास क्रेडिटर के पास रखवाता है। लेकिन इसको हम यहाँ क्रेडिटर और डेबिटर नहीं कहेंगे, बल्कि इनको टू डिफरेंट नेम से जो है वो कॉल किया जाता है। एक तो हम यानी इसकी जो पार्टीज होंगी, वो पार्टीज आपके पास सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। एक को हम कहते हैं बेटा प्लेजर, और प्लेजर को ही हम कहते हैं पॉनर, और दूसरी जो पार्टी हमारे पास नजर आ रही है उसको हम कहते हैं प्लेजी। और प्लेजी को जो है वो हम पौनी भी कह सकते हैं। ठीक है। प्लेजर को पॉनर कहते हैं, प्लेजी को पौनी कहते हैं। ठीक है। दो पार्टीज याद रखिएगा। प्लेज में दो पार्टीज होती हैं। एक को हम कहते हैं प्लेजर और पॉनर, और दूसरी पार्टीज होती है हमारे पास प्लेजी और पॉनी। ठीक है जी। अच्छा, प्लेज के इसेंशियल्स क्या है। कानून कहता है कि प्लेज में एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए जो आपको तीन नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे, ए बी सी करके। बेटा एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं मूवेबल, यानी आप इसको कह सकते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इसको लिख दूँ तो और क्लियर हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है जी। एक को हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरी जो है हमारे पास वैल्यूएबल। इन्हें कानून कहता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो न सिर्फ मूवेबल होनी चाहिए बल्कि वो वैल्यूएबल भी होनी चाहिए। यानी उसकी कोई हैसियत हो किसकी नज़र में, क्रेडिटर की नज़र में। तो अगर मूवेबल और वैल्यूएबल होगी देन प्लेज की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद नॉट चेंज ऑफ ऑनरशिप। इसका मतलब ये है कि जब प्लेजर अपनी प्रॉपर्टी जो है वो प्लेजी को देता है, यानी प्लेजर जो है वो डेबिटर है, प्लेजी क्रेडिटी है, तो प्लेजर जब प्रॉपर्टी देगा, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं समझा जाएगा कि बेसिकली ये ऑनरशिप उसको चली गई। नहीं, सिर्फ पोजीशन जाती है। ऑनरशिप, टाइटलशिप, मिल्कियत जो है वो स्टिल जो है वो किसके पास रहती है, वो रहती है, वो बेसिकली रहती है हमारे पास स्टिल जो है वो जो प्लेजर है उसके पास जो है ये प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है जी। इस चीज़ को जल्दी से देख लीजिएगा, देन मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँ।
ठीक है जी स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को जरा गौर से सुन लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से मुराद ये है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर जो है वो एग्री हो जाए कि वो अपनी चीज गुड्स, जो अपनी प्रॉपर्टी है, अपने गुड्स जो है वो बायर को देगा और बायर से उसके बदले में प्राइस लेगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर एग्री हो जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो कि गुड्स की फॉर्म होगी, जो कि गुड्स की शक्ल में होगी, बायर को देगा, बायर के नाम पे ट्रांसफर करेगा और उससे पैसे चार्ज करेगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट where seller, a contract where seller transfer, a contract where seller transfer or agree to transfer, a contract where seller transfer or agree to transfer his property, his property in the form of goods, his property in the form of goods, in the form of goods to the buyer, to the buyer for a price। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, a contract where seller, a contract where seller agree to transfer his property in the form of goods to the buyer, to the buyer for a price, for a price is called contract of sale। ठीक है जी, अच्छा जी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो बेटा याद रखिएगा, सेल एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि जब सेलर बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिन चीज़ों के लिए सेलर करता है वो चीज़ें सेलर के पास एग्जिस्ट करती हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिन गुड्स के लिए सेलर बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है वो गुड्स सेलर के पास एग्जिस्ट करेंगे, इसको हम कहेंगे हम बेटा सेल। ठीक है जी। एग्रीमेंट टू सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब सेलर बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है गुड्स के लिए तो वो गुड्स उस वक्त सेलर के पास मौजूद नहीं होती, बल्कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब सेलर बायर से करता है तो सेलर के पास वो गुड्स मौजूद नहीं होती, बट उन गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्पटर, नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं लेट द बायर बिहेवियर। ठीक है जी, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्पटर जिसका नाम है लेट द बायर बिहेवियर। बेसिकली ये है क्या, इसको दो पैराग्राफ में मैं समझाऊंगा, गौर से सुनिएगा। कानून कहता है कि जब भी बायर कोई भी प्रोडक्ट सेलर से परचेज करेगा तो सेलर को उसको पर्पस बताना चाहिए बायर को, जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इस पर्पस के लिए चाहिए, इस मकसद के लिए चाहिए, और अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट को एग्जामाइन करना चाहिए। लेकिन अगर बायर सेलर को अपना पर्पस नहीं बताता और खुद से परचेज कर लेता है वो अपनी ऑन स्किल्स पे रखते हुए उस गुड्स को, तो बाद में उस पर कोई भी डिफेक्ट आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी स्किल्स पे ही उसको सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर सेलर को बता देता है बायर और बायर फिर उन चीज़ों की सिलेक्शन करता है और सेलर उसको मना भी कर देता है कि जी बायर ये आपके पर्पस के अकॉर्डिंगली सूटेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बायर जो है उसको सिलेक्ट कर लेता है, तो कानून कहता है कि ऐसी सिचुएशन में भी बाद में अगर वो चीज़ें डिफेक्टिव निकल जाती हैं तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपने 2 से 3 लाइनें लिखनी होगी सेलर बायर के बारे में।
अब सेलर के बारे में आ जाइए कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे सेलर की ड्यूटीज है कि जिस तरीके से बायर ने उसको बताया कि जी मुझे गुड्स चाहिए और इस पर्पस के लिए चाहिए, तो सेलर को अकॉर्डिंगली उसी पर्पस के मुताबिक देना चाहिए। लेकिन अगर सेलर ने बायर के बताने के बावजूद उसके पर्पस के मुताबिक उसको चीज़ें नहीं दी और बाद में वो डिफेक्टिव निकल गई, तो फिर उन डिफेक्टिव्स के लिए जो है वो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा मुश्किल था, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, बट था आसान। ठीक है जी। इसके बाद बेटा मोड्स ऑफ डिलीवरी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। जहाँ जहाँ आपको ये सिंबल्स नजर आते हुए आ रहे हैं, तो मतलब ये न्यू टॉपिक्स है। ठीक है जी। मोड ऑफ डिलीवरी बेसिकली कितने तरीकों से सेलर बायर को गुड्स डिलीवर कर सकता है और कितने तरीकों से बायर सेलर से वो गुड्स रिसीव कर सकता है। तीन मोड्स है बेटा, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी ऐसी डिलीवरी को कहते हैं जब सेलर फिजिकली यानी उसी वक्त सेलर बायर को वो चीजें हैंड ओवर कर देता है और बायर उन चीजों को अपने साथ कैरी करके ले जाता है। ऐसे डिलीवरी को हम कहते हैं बेटा एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है बेटा। सिंबॉलिक डिलीवरी एक ऐसी डिलीवरी को कहते हैं कि जिन चीजों को फिजिकली कैरी करके जो है वो पॉसिबल ना हो ले जाना, लेकिन उसका कंट्रोल दे दिया जाता है। ठीक है, कंट्रोल जो है वो सेलर बायर को देता है और बायर से कहते हैं कि जैसा कन्वीनियंट और फिजिबल हो आप इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ आ जाता है हमारे पास थर्ड बेटा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एक ऐसी डिलीवरी को कहते हैं कि जिसमें जो है वो जो सेलर की चीजें हैं वो किसी थर्ड पार्टी की पोजीशन में हो। ठीक है, उसका मतलब है टाइटलशिप ऑनरशिप तो चेंज हो जाती है बट पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती। बाद में बायर जो है वो थर्ड पार्टी से वो चीजें कैरी करके ले जाता है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है आपको स्क्रीन पे, बल्कि आप थोड़ा सा इसको जो है वो मेरा लेक्चर को थोड़ा सुन लीजिएगा, देन फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीजें। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडीशन एंड वारंटी। बेटा कंडीशन से मुराद ये है कि जब भी पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें आती हैं, एक आती है कंडीशन, दूसरी आती है वारंटी। कंडीशन बेटा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल होता है। कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल होता है, जबकि वारंटी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल नहीं होता। यानी कंडीशन को आप यूँ सपोज कर लीजिएगा कि पार्टी कहती है कि भाई ये कंडीशंस हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से फुलफिल करेंगे अकॉर्डिंग टू माय विलिंगनेस, तो देन ये जो है वो कंडीशन जो है ये मेरे लिए सही है, और अगर आप मेरी कंडीशन को नहीं पूरा करेंगे तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरे लिए यूजलेस है और इसका मुझे कोई फायदा नहीं है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है फिर पार्टीज पे कि उसके लिए वो चीज़ कितनी जो है वो यूजफुल है। हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए तो कंडीशन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है और क्लेम फॉर डैमेजेस कर सकता है। लेकिन वारंटी में क्या होता है बेटा कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है अगर अगली पार्टी ने उसके विलिंगनेस के मुताबिक अगर उसको चीज़ नहीं दी
लेकिन वो उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं थी। वो कह रहा था मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और अल्टरनेट उसके पास सोल्यूशन होता है पार्टी के पास। लेकिन एक पार्टी ने अगर उसकी विलिंगनेस के मुताबिक उसको चीज़ नहीं दी, तो फिर वो सिर्फ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, बल्कि जस्ट जस्ट उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, दैट इज क्लेम फॉर डैमेजेस। वो क्लेम फॉर डैमेजेस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन एंड वारंटी, इसके डिफरेंसेस आते हैं एग्जाम में। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा अनपेड सेलर। ठीक है जी, अनपेड सेलर के बारे में थोड़ी सी और चीजें बता दूं। अच्छा बेटा, अनपेड सेलर किसे कहते हैं? एक ऐसा सेलर जिसने बायर को क्रेडिट पे चीजें बेची हो और बायर ने उसकी अदायगी ना की हो, तो ऐसा सेलर क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। दोबारा सुन लीजिएगा, एक ऐसा सेलर जिसने बायर को चीजें बेची क्रेडिट पर और बायर उसकी अदायगी ना करे, तो ऐसा सेलर क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। अब एक अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स हैं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। इसमें नंबर वन आपको नजर आ रहा है राइट ऑफ लीन। कुछ लाइन भी बढ़ते हैं, कुछ लीन भी बढ़ते हैं, दोनों सेम है। नंबर टू, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। नंबर थर्ड है राइट ऑफ रीसेल, और नंबर फोर है सूट फॉर प्राइस। ठीक है, राइट ऑफ लीन का मतलब ये है कि अगर सेलर ने बायर को चीजें बेच दी हैं क्रेडिट पर, बायर चीजें ले गया है, लेकिन जो टाइम पीरियड आता है, अगर वो उस पर अदायगी नहीं करता, या दूसरा ये भी है कि अगर उस सेलर ने बायर को चीजें बेच दी हैं, तो जैसे ही बेच देता है तो वैसे ही सेलर जो है वो पैसों का मालिक बन जाएगा, प्राइस का ऑनर बनेगा, और बायर जो है वो गुड्स का ऑनर बन जाता है। तो फिर स्टिल अगर ऑनर चाहे वो प्राइस का बन भी चुका है, लेकिन प्राइस तो उसको नहीं मिलेगा, तो उसका ये राइट बनता है कि जो बायर की गुड्स है, ऑल द गुड्स को ऑनर बायर हो गए, तो उन गुड्स को अपनी तहवील में ले सकता है। लीन का मतलब है कि अपनी गिरफ्त में ले लेना। ठीक है, अपनी तहवील में ले लेना, तब तक जब तक बायर उसकी पेमेंट उसको ना दे दे। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं राइट ऑफ लीन। नंबर टू आपको नजर आ रहा है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। बेटा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि अगर सेलर ने अपनी चीजें बायर को बेची हैं, और अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो गया है, सेलर को रिलायबल इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन मिलती है कि अदालत ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो इंसॉल्वेंट से तो आप पैसे रिकवर नहीं कर सकते। तो कानून कहता है अगर वो चीज़ें रास्ते में हैं, तो आप उसको स्टॉप करवा सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन को रोक सकते हैं और वापस मंगवा सकते हैं, ताकि आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। ऑन द चाहे ऑनर उसका क्रेडिट के फॉर्म में बायर बन भी चुका है, बट आपका ये हक है कि अगर आपको पता चल जाता है रिलायबल रिसोर्सेज से कि जी आपका बायर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, तो आप अपनी चीज़ों को वापस मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा बेटा, थर्ड हमारे पास नजर आ रहा है राइट ऑफ रीसेल। देखिए कितने तरीकों से जो है वो सेलर जो है वो चीज़ों को बाय बाय सेलर जो है वो चीज़ों को बेच सकता है, ऑल तो अगर उसने बायर को वो चीज़ें सेल आउट करते हैं और बायर ने अभी तक उसकी अदायगी नहीं की है।
मैं 3 कंडीशन बता रहा हूँ कि जी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जी अगर आप इस टाइम पे नहीं आए तो मैं ये हक रखता हूँ मैं किसी और बायर को बेच दूंगा, तो वो बायर को बेच सकता है किसी दूसरे बायर को। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ और फिर ऐसी सूरत में सेलर जो है वो बायर को नोटिस देता है कि अपनी चीजें ले जाए और बायर अगर नहीं रिप्लाई करता देन अगेन सेलर इंटाइटल्ड है वो किसी और बायर को बेच सकता है। थर्ड आ जाता है हमारे पास राइट ऑफ रीसेल के बाद कि अगर चीज़ें पेरिशेबल नेचर के हैं, जल्द स्पॉइल होने वाले हैं, तो और नोटिस का टाइम पीरियड नहीं है, तो अगेन सेलर जो है उन चीज़ों को वो बेच सकता है, किसी और बायर को भी फरोख्त कर सकता है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा फोर्थ आ जाता है हमारे पास सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस का बेसिकली यहाँ पर मीनिंग सेम है कि अगर सेलर ने बायर को चीज़ें बेच दी हैं, बायर चीज़ें ले गया है और वो चीज़ें इस्तेमाल भी कर चुका है, ठीक है, लेकिन पैसे अभी तक नहीं दी, पैसे अभी तक नहीं दिए, पैसे नहीं दिए सेलर ने बायर को, और वो चीज़ें यूज कर चुका है और अब वो गुड्स भी रिटर्न नहीं कर रहा, पैसे भी नहीं दे रहा और रिफ्यूज कर रहा है कि जी मैं पेमेंट नहीं दूंगा, तो जो सेलर का राइट है वो प्राइस के अगेंस्ट में होगा, ना कि गुड्स के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि वो ऑनर किसका बन गया है, प्राइस का बन गया। जैसे उसकी चीजें बायर को सेल आउट कर दी तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सोल्ड फॉर प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था अनपेड सेलर। इसके बाद एक और टॉपिक करते हैं, मैं टाइप कर लेता हूँ, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा, वो आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। नंबर 1 आ जाता है बेटा हमारे पास अच्छा बेटा, टाइप्स ऑफ गुड्स में बेसिकली स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग की दो टाइप्स का नजर आ रही हैं, असर्टेन गुड्स और नंबर 2 सॉरी बी नजर आ रही है अनसर्टेन गुड्स, और सेकंड जो आपको नजर आ रही है फ्यूचर गुड्स। ठीक है जी। एग्जिस्टिंग गुड्स बेसिकली ऐसी गुड्स को कहते हैं कि जब सेलर बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके पास उस वक्त वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद होती हैं, तो वो तमाम चीज़ें जब सेलर बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी गुड्स के लिए और अगर वो प्रेजेंट हो, पोजीशन में हो, बायर के पास मौजूद हो, तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर मजीद दो आ जाती है बेटा, टाइप असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं कि जब सेलर बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना सिर्फ मौजूद होती हैं बल्कि उनको असर्टेन किया जा सकता है, सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो जिनको सेपरेट कर सकते हैं वो असर्टेन गुड्स हो जाएंगे। अनअसर्टेन गुड्स बेसिकली ऐसी गुड्स को कहते हैं कि अगेन जब सेलर बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो न सिर्फ सेलर के पास मौजूद होती है बट उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बस ये थोड़ा सा फर्क है असर्टेन और अनअसर्टेन में, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, अनअसर्टेन गुड्स। आई होप आपको एग्जिस्टिंग गुड्स भी समझ में आ गया होगा, असर्टेन गुड्स भी आ गया होगा और अनअसर्टेन गुड्स भी आ गया होगा। लास्ट है बेटा हमारे पास फ्यूचर गुड्स। ठीक है जी, फ्यूचर गुड्स ऐसी गुड्स को कहते हैं कि जब सेलर बायर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेलर के पास वो गुड्स उस वक्त मौजूद नहीं होती, बट वो फ्यूचर वो कॉन्ट्रैक्ट
करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस वक्त उसके पास वो एग्जिस्ट नहीं करती। कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे गुड्स जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चर किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे बेटा? फ्यूचर गुड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स भी, फ्यूचर गुड्स भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्टिल अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप पे जो हमने बनाया हुआ है। जल्दी से देख लें नेक्स्ट टॉपिक, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो देखा, बेसिकली काफ़ी सारे टॉपिक किए, प्लेज किया, पार्टीज ऑफ प्लेज किया, एसेंशियल्स ऑफ प्लेज कर लिया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखा, सेल देखा, एग्रीमेंट टू सेल देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटेम्पटर देखा, ये सॉरी सिंगल एम आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर देखा हमने कंडीशन देखा, वारंटी देखा। उसके बाद देखा अनपेड सेलर, अनपेड सेलर की अनपेड सेलर देखा, अनपेड सेलर के राइट्स देखे। उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स देखे। टाइप्स ऑफ गुड्स में जो है आपको एग्जिस्टिंग गुड्स नजर आया, असर्टेन, अनअसर्टेन, फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। बट स्टिल अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।